हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का वीडियो लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखा था। इकोनॉमिक्स क्या है और डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए, क्यों हम इकोनॉमिक्स से सीधे स्टैटिस्टिक्स पर आ गए। हमारा जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्लियर? फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसमें हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देखा। आज हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। देखिए, हम सीधे एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं। हमारी क्लास में क्लास 11 में सोचिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 50। क्लियर? 50 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं हम उन्हें देखते हैं एक एक करके। रोल नंबर 1 जो है उसके टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 600 450। रोल नंबर 2 जो है उसके मार्क्स है 500। रोल नंबर 3 जो है इसके मार्क्स है 350। रोल नंबर 4 जो है इसके मार्क्स है, लगा लीजिए, 415। ठीक है। अब हमने देखा कि रोल नंबर 1 के जो मार्क्स है 450 आउट ऑफ 600, तो ये क्या है, डेटा है। इसे हम क्या बोलते हैं, डेटा। और अगर बिल्कुल लॉजिकल वर्ड्स में से बोला जाए तो इसे हम बोलते हैं रो डेटा। मतलब ये डेटा मतलब इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में है ना, नंबर्स के फॉर्म में है। तो क्या है ये, रो डेटा। रो मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। रोल नंबर 1 है क्लास 11 का, जिसके मार्क्स है 450। 600 में से 450 नंबर हैं उसके। तो इससे हमें कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या? नहीं। क्या क्लास +1 के बारे में इससे कुछ इंफॉर्मेशन बनी? नहीं बनी। रो डेटा है जिसका कुछ मीनिंग अपने आप में नहीं बनता। इसी तरह से फिर हमने कलेक्ट किया रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 अप टू रोल नंबर 50 के। इस तरह से हमने टोटल मार्क्स पता लगा लिए। रोल नंबर 50 जो है, सोचिए उसके भी नंबर है 350 600 में से। तो इस तरह से हमने एक एक बच्चे के करके +1 क्लास में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं 10th क्लास की, उनका जो रिजल्ट है वो सारा निकाल लिया। 50 के 50 बच्चों के नंबर हमने पता कर लिए। तो ये जो हमने 50 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स एक एक करके, जो अगर ये इंडिविजुअल लेवल पर हैं, एक एक बच्चे के नंबर हमने पता किए, तो ये क्या है, रो डेटा है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, इस रो डेटा को वेरियस मेथड्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू, मतलब अलग अलग मेथड्स लगा करके, टेक्निक्स लगा करके इस रो डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। किस तरह से? सभी बच्चों के ये जो नंबर है इसकी हमने लिस्ट बना ली। इन सभी बच्चों के हमने परसेंटेज निकाल ली। इसकी इतने परसेंटेज बनी, इसकी इतने परसेंटेज बनी, इसकी इतने परसेंटेज बनी। ठीक है। अब जब परसेंटेज बनाया हमने, परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया इन सभी मार्क्स को, तो मेथड्स को लगाया, मतलब टेक्निक्स को लगाया परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद क्या किया गया, इस पूरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया गया, जिससे पता चला कि क्लास 10th में कौन फर्स्ट रहा, किसकी पोजीशन सेकंड रही और किसकी पोजीशन थर्ड रही। और इस क्लास के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। सोचिए, लास्ट में इस सब डेटा को स्टडी करते हुए ये पता लगाया गया कि 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, पास हैं। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल करके आई, जो 70% स्टूडेंट्स है क्लास 10th के, वो क्या है, मेरिट होल्डर है। सबकी मतलब इन सबकी क्या है, मेरिट है।
अदर्स इतने परसेंट स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में है, इतने परसेंट स्टूडेंट सेकंड डिवीजन में है। इस तरह से हमने क्या निकाली, एक इंफॉर्मेशन निकाली। तो स्टैटिस्टिक्स हमें क्या बताता है कि किस तरह से हम रो डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और डेटा। स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है कि इसमें डेटा को सिस्टेमैटिकली कलेक्ट किया जाता है इन क्वांटिटेटिव फॉर्म और न्यूमेरिकल फॉर्म। जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है इसको सिस्टेमैटिकली कलेक्ट किया जाता है और इससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है। या फिर यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स की दूसरी जो मीनिंग बताया, दूसरी डेफिनेशन बताई, स्टैटिस्टिक्स डील कर रहा है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमने एक एक बच्चे के अलग अलग नंबर इकट्ठे किए, इनको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, इकट्ठा किया, हमने एक लिस्ट बना ली जिसमें 50 के 50 बच्चों के नंबर चढ़ा दिए, ऑर्गेनाइज किया, डाटा को एनालाइज किया गया, इन्हें परसेंटेज फॉर्म में बना करके हमने देखा कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सा स्टूडेंट सेकंड पोजीशन पर है और कौन सा स्टूडेंट थर्ड पोजीशन पर है। उसके बाद इंटरप्रेट किया गया, यानी कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाई गई। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना करके इस डाटा को डिफाइन किया गया कि ये जो पूरी क्लास है इसमें इतने बच्चे पास हुए और इतने बच्चे फेल हुए, या फिर इतने बच्चे मेरिट होल्डर हैं, इतने बच्चे फर्स्ट डिवीजन में हैं, इतने बच्चे सेकंड डिवीजन में हैं। इस तरह से एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बना ली। उसके बाद इस डेटा को प्रेजेंट किया गया ताकि अगर यानी कि कोई पर्सन क्लास +1 में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनके बारे में जानना चाहे तो इस स्टैटिस्टिक्स से इजीली पहचान सकते हैं कि क्लास +1 में जो बच्चे प्रमोट हुए हैं क्लास 10th में उनकी जो पोजीशन है या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो क्या रही। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जो किसी न्यूमेरिकल रो डाटा को सिस्टेमैटिकली कलेक्ट करके मैथड्स टेक्निक्स को यूज करके उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाता है जिसे किसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अब स्टैटिस्टिक्स के लिए एक कंडीशन का होना और ज़रूरी है कि ये जिस रो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है उसके लिए हमारा एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। हमने अगर ये डाटा को कलेक्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन किया है इस डाटा का, तो इसके पीछे हमारा कुछ पर्पस होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि +1 क्लास के बच्चे हैं जिनका 10th में ये परफॉर्मेंस रहा, तो अब इन स्टूडेंट्स को किस तरह से फर्दर स्टडीज कराई जाए। तो कुछ भी पर्पस हो सकता है, जानना चाहते कि किसी परफॉर्मेंस रही, लेकिन मीनिंगफुल कोई पर्पस होना चाहिए। अगर बिना किसी पर्पस के आप डेटा को कलेक्ट करके उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। समझ में आया? स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या होना चाहिए? रो डाटा होना चाहिए, उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उस डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? कोई पर्पस होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की एक और डेफिनेशन आती। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना हमारा, इसको 2 सेंसेस में हम डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंसेस में डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तो प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस। अब देखिए प्लूरल सेंस क्या बोलता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो एक प्लूरल नाउन है। कहने का मतलब जो डाटा इन्वॉल्व होता है स्टैटिस्टिक्स में वो किस फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो डाटा सिंगुलर फॉर्म में है तो वो डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। पूरी क्लास +1 में अगर देखा जाए तो हम बोले कि एक बच्चा है, उसका जो पॉकेट अलाउंस है
यानी कि जो पॉकेट मनी है उस स्टूडेंट की वो है ₹100। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? जी नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर बोला जाए +1 क्लास के सभी बच्चों का एवरेज पॉकेट अलाउंस कितना है? ₹100। तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पर पूरी क्लास +1 की बात हो रही है। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स को समझने जा रहे हैं तो आपको दो टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझना है, एक तो एवरेज और दूसरा एग्रीगेट। देखिए एवरेज और एग्रीगेट को आपको क्या समझना है? बिल्कुल अच्छे से समझना है। एवरेज क्या होता है? एक नंबर है जो पूरी मतलब किसी एक यानी कि क्लास लगा ले उसे प्रेजेंट करेगा, जैसे कि यह पूरे डेटा को प्रेजेंट करता है एक ही नंबर के फॉर्म में। अब जैसे कि हमने यहाँ पर बोला एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास +1 इज ₹100। तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है ये एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, ये जो डाटा है ये पूरी क्लास से रिलेटेड है। देखिए एग्रीगेट क्या होता है? टोटल, समेशन भी बोलते हैं, समेशन या फिर टोटल, कुल बोलते हैं, कुल। अगर बोला जाए पूरी क्लास +1 के बच्चों का जो पॉकेट अलाउंस है, जो पॉकेट मनी है, वो है लगा लीजिए 1500 रुपये। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स है। मतलब जहां पर अगर ऐसा बोल दिया ना कि पूरी क्लास +1 के जो बच्चे हैं उनका जो पॉकेट मनी है वो 1500 है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता। यानी कि अगर इस तरह से डिफाइन किया जाए, हमें एक अच्छे वे में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी स्टैटिस्टिक्स में आता है ना, तो इस तरह से प्रेजेंट किया कि एक स्टूडेंट है राम, उसका पॉकेट अलाउंस है 100। एक स्टूडेंट है श्याम, उसका पॉकेट अलाउंस है 200। एक स्टूडेंट है सीता, जिसका पॉकेट अलाउंस है 150। इसी तरह से सभी स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस हमें दिया जाए और इंफॉर्मेशन हमें बनाकर भी दे दी जाए कि पूरी क्लास +1 के जो बच्चे हैं उनका पॉकेट अलाउंस 1500 है, तो ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये एग्रीगेट फॉर्म में है, जहां पर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है क्लास +1 के पॉकेट अलाउंस के बारे में। अब एवरेज फॉर्म में क्या होगा कि जब इन टोटल जितने भी बच्चे हैं और उनका जितना जितना पॉकेट अलाउंस है, इन सब का हम टोटल कर देंगे और हम डिवाइड कर देंगे कि टोटल कितने बच्चे हैं उससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए टोटल जो पॉकेट अलाउंस बना वो 1000 रुपये बना, ठीक है, और टोटल बच्चे जो है वो 10 बच्चे हैं। इन सब का जब हमने टोटल किया 10 बच्चों के पॉकेट मनी का, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आया 1000 रुपये, और कुल बच्चे कितने हैं क्लास +1 में? 10। तो इस तरह से ये आ गया 100। तो 100 रुपीज एवरेज निकल करके आया, तो ये भी क्या माना जाएगा? एक स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके पास एक कार है, तो आप टोटल 10 किलोमीटर चले, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने से आपका इतने का पेट्रोल या डीजल लगा, तो वो होगा एग्रीगेट फॉर्म में, ठीक है, और आपने उससे एवरेज निकाला कि इतने की एवरेज बनती है, ठीक है, तो वो जो एवरेज आप निकालते हैं या फिर जो आप एग्रीगेट करते हैं वो क्या है? हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नाउन क्या होगा कि जो स्टैटिस्टिक्स में डाटा होना चाहिए न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा? पर्टिकुलर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करे, मतलब कि जहां पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दी जाए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे कि अगर इस तरह से बोल दिया जाए कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के नाम, उनका अलग अलग पॉकेट अलाउंस और टोटल दे दिया कि उनका टोटल पॉकेट अलाउंस इतना बनता है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस में है? हमारे प्लूरल फॉर्म में है। और अगर बोल दिया कि राम का पॉकेट अलाउंस है 100 रुपये,
तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो डेटा है ये सिंगुलर फॉर्म में है, और अगर पूरी क्लास का पॉकेट अलाउंस बता दिया तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया डेटा, तो इसे क्या बोला जाएगा? स्टैटिस्टिक्स बोला जाएगा। तो कोई भी डेटा जो सिंगुलर फॉर्म में है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता है। तो हमने समझा स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। अब हमने ये भी बात करी कि कोई भी ऐसा डाटा जो सिंगुलर फॉर्म में है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए, स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? मेथड्स हमें बताता है, टेक्निक्स हमें बताता है, ठीक है, जिससे हम अपने डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है इसके सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन कि स्टैटिस्टिक्स इज ए सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट रो डेटा इन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्लियर? ये मतलब एक तरह से सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की नॉर्मल डेफिनेशन आ जाती है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, कुछ एक मेथड्स और टेक्निक्स को फॉलो करके जो डाटा है उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? और प्लूरल सेंस में क्या होगा कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल डाटा है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, मतलब एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए, जहां पर हमें उन सब के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती हो, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं नेचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हम देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके क्या फीचर्स है, मतलब विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला हमें दिया एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब डेटा भी बोल सकते हैं कि जो डेटा होना चाहिए वो एग्रीगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर स्टैटिस्टिक्स किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो वो जो डाटा होना चाहिए वो या तो एग्रीगेट के फॉर्म में होना चाहिए या फिर एवरेज फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जरूरी है कि कोई भी डाटा को अगर स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो वो किसकी फॉर्म में हो? एग्रीगेट की फॉर्म में हो। अब जैसे कि हम पॉकेट अलाउंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर 10 बच्चे हैं, उन सब बच्चों का अलग अलग पॉकेट अलाउंस दिया जाए और उनका टोटल पॉकेट अलाउंस भी बताया जाए कि इतने बच्चे हैं और हर एक का पॉकेट अलाउंस इतना है और टोटल पॉकेट अलाउंस इतना है। तो ये किस फॉर्म में हो गया? एग्रीगेटिव फॉर्म में हो गया। तभी वो डाटा क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। अब सेकंड बोला न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि जो डाटा होना चाहिए वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, अगर बोल दिया जाए कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 आर टॉलर देन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जो क्लास +1 के बच्चे हैं वो टॉलर है देन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो क्या इसमें कुछ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हुआ, कुछ नंबर के फॉर्म से बताया? क्या नहीं, बस इतना बताया कि +1 के बच्चे ज्यादा लंबे हैं 10 के बच्चों से, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बन सकता। हाँ, अगर बोला जाए कि एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 इज दिस एंड एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इज दिस, तो वहां पर न्यूमेरिक फॉर्म में बताया गया ना कि इतनी एवरेज हाइट है क्लास +1 के बच्चों की, इतनी एवरेज हाइट है क्लास 10 के बच्चों की, तो वहां पर न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट किया गया, तब वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। मतलब अगर कोई भी डेटा नंबर की फॉर्म में है तब वो स्टैटिस्टिक्स बन सकता है, अदरवाइज कोई भी डेटा जो नंबर की फॉर्म्स में नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बन सकता। फिर है रीजनेबल एक्यूरेसी, जो डेटा जिसे स्टैटिस्टिक्स हम बना रहे हैं वो डेटा क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट मतलब सही होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब या फिर जानबूझकर मतलब मिस्टेक नहीं डाली होनी चाहिए उसमें। तो अगर कोई डाटा एक्यूरेट है, रीजनेबल एक्यूरेसी पाई जाती है किसी डाटा में, तभी वो क्या कहलाएगा? हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। क्लियर? अगर अभी जैसे हम एवरेज हाइट की बात कर रहे थे, अंदाजे से ही बोल दिया कि क्लास 10th में इतने बच्चे हैं, इस बच्चे की इतनी हाइट है, इस बच्चे की इतनी हाइट है, विदाउट एनी मेजरमेंट अपने ही एस्टिमेशन से बता दे कि इतनी इतनी हाइट है, तो वो उसमें एक्यूरेसी नहीं है डाटा में, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा। या फिर अंदाजे से ही लगा दिया कि इतने बच्चों की इतनी इतनी हाइट है तो एवरेज इतना सा बन जाएगा, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, प्रॉपर एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटा में, डाटा हमारा गलत नहीं होना चाहिए।
कंपेरेबल होना चाहिए। किस तरह से? अभी हमने जो पहला एग्जांपल लिया मार्क्स वाला कि क्लास +1 में जो बच्चे प्रमोट हुए उनके क्लास 10th में इतने इतने मार्क्स रहे। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, देखिए कि 10 बच्चे हैं क्लास 10th में, उनका इतना इतना रिजल्ट रहा, और 10 बच्चे हैं क्लास 9th में, उनका इतना इतना रिजल्ट रहा, और 10 बच्चे हैं क्लास 8th में, तो उनका इतना इतना रिजल्ट रहा। तो अब देखिए तीनों अलग अलग क्लासेस की बात हो रही है, क्या इन तीनों में कुछ कंपैरिजन है, क्या आपस में मेल जोल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बोले कि क्लास +1 का रिजल्ट ये रहा और क्लास 10th का रिजल्ट ये रहा, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं है। अगर बोला जाए कि 1 मीटर कपड़े को 1 मीटर कपड़े कितने किलो गेहूं के बराबर हो सकता है, तो क्या इनमें कुछ कंपैरिजन है? बताया जा सकता है? नहीं। हम कैसे बता पाएंगे कि 1 मीटर कपड़ा कितने किलोग्राम गेहूं के बराबर होगा? नहीं बता सकते ना। तो इसी तरह से जो डाटा है हमारा वो कंपेरेबल होना चाहिए, जिसकी तुलना एक दूसरे के साथ की जा सके। अगर तुलना ही नहीं की जा सकती तो वो जो हमारा डाटा है वो स्टेटिस्टिक्स नहीं बन पाएगा। उसके बाद है प्री डिटरमाइंड पर्पस। इसकी डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं कि जो भी डाटा मतलब जिससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, जिससे स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उसके लिए हमारा कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से निर्धारित हमारा कोई उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी डाटा को स्टैटिस्टिक्स बनाने का काम कर रहे हैं। न्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, देखिए इसे समझते हैं अच्छे से। एस्टिमेशन का मतलब होता है अंदाजा लगाना या फिर अनुमान लगाना। न्यूमरेटेड का मतलब होता है प्रॉपरली कैलकुलेट किया गया डाटा। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमरेटेड भी हो सकता है, वो एस्टिमेटेड भी हो सकता है। न्यूमरेटेड के जो जितने भी केसेस हैं हमने डिस्कस कर लिए, जहाँ पर प्रॉपरली मेथड्स लगाए जाते हैं, कैलकुलेशन की जाती है, तब कहीं जाकर जो डाटा है उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब जैसे 10 बच्चों का पॉकेट अलाउंस हमें दिया था, उन सबका हमने टोटल किया, एवरेज निकाला, तब हमारे पास कहीं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 इज दिस। तो उस केस में वो डाटा क्या हुआ, न्यूमरेटेड, जिसमें हमने प्रॉपर कैलकुलेशन किया। अब ऐसा अगर कुछ केस अराइज होता है जहां पर हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में एस्टिमेटेड डाटा को भी स्टैटिस्टिक्स बनाया जा सकता है। अब अगर देखिए कि मैं बोल दूं कि टोहाना में मोदी जी आए थे तो इतने लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। अब जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जब मोदी जी आए थे इतने लोग इकट्ठे हुए, तो मैंने गिनती की थी 1 2 3 4 करके कि इतने लोग। अब मोदी जी आए तो क्या पता कितने लोग इकट्ठे हो जाए, लाखों में हो जाए, तो काउंट नहीं किया जा सकता। काउंटलेस है, कैलकुलेशन जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर एरिया वाइज जो है एस्टिमेट किया जाएगा कि इतने एरिया में इतने लोग आ सकते हैं, तो कुल इतने एरिया में लोग बैठे थे तो कुल इतने एरिया के हिसाब से वहां पर कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे। वहां पर एस्टिमेशन से हमने अपने डाटा को क्या बनाया, स्टैटिस्टिक्स बनाया। उस केस में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी कि सीधी सी बात निकल कर के आई, जब हमारे डाटा का जो साइज है वो स्मॉल है तो उस केस में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो न्यूमरेटेड हो सकता है, जहाँ पर हम प्रॉपरली कैलकुलेशन कर रहे हैं। और अगर डाटा जो है हमारा वो स्मॉल फॉर्म में नहीं है, मतलब कि हमारा डाटा जो है वो लार्ज है, क्वाइट लार्ज है, तो ऐसे में हमारे डाटा को स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, एस्टिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन इस केस में पॉसिबल नहीं हो सकता। अब लास्ट बताया कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर की जिस डाटा को स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए कलेक्ट किया गया वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर मेथड्स होने चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए। आगे की इन सब मेथड्स टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से डाटा को हम कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें तो वो स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। तो मेथड्स क्या हो सकते हैं, वही की एवरेज निकाल करके, ठीक है, आप पढ़ के भी है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन वगैरह, तो इन सब से हम एक मतलब सिस्टमैटिक मेथड्स को यूज करके हमने डाटा को कलेक्ट किया और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाला, तभी वो जाकर के क्या बना, स्टैटिस्टिक्स बना। अब इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने 2 वर्ड्स पर फोकस किया, एक तो डाटा, दूसरा
स्टैटिस्टिक्स। अब क्या आप डाटा और स्टैटिस्टिक्स में अंतर समझ पा रहे हैं? डाटा क्या है? कोई भी सिंपल सी इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोल सकते हैं, ठीक है। कि अगर जैसे क्लास 10th में राम के जो मार्क्स रहे आउट ऑफ 600 500 उसके मार्क्स रहे, ठीक है। 600 में से 500 नंबर राम ने 10वीं कक्षा में पाए, तो क्या है ये? डाटा है, ठीक है। अब अगर बोला जाए कि क्लास 10वीं कक्षा में 80% विद्यार्थी जो है वो मतलब मेरिट लिस्ट में रहे, तो ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। और क्या ये डाटा नहीं है? जी बिल्कुल, ये डाटा भी है और ये स्टैटिस्टिक्स भी है। मतलब क्या निकला कि हर एक डाटा को क्या हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं? जी नहीं, हर एक डाटा को हम स्टैटिस्टिक्स कैसे बोल देंगे? अभी तो हमने देखा कि राम के जो मार्क्स हैं वो है 500 क्लास 10th में, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। हर एक डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। लेकिन क्या हर एक स्टैटिस्टिक्स डाटा है? हाँ, हर एक स्टैटिस्टिक्स को हम डाटा बोल सकते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि all the statistics are data। सभी स्टैटिस्टिक्स क्या है? हमारे डाटा है। लेकिन all the data are not statistics। समझ रहे? सभी स्टैटिस्टिक्स को हम डाटा बोल सकते हैं। जितने भी स्टैटिस्टिक्स है मतलब वो क्या है? डाटा ही तो है। अब अगर बोला जाए एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द क्लास +1 इज ₹100, वो डाटा भी है, वो स्टैटिस्टिक्स भी है। लेकिन अगर बोला जाए कि एक स्टूडेंट है राम जिसका क्लास +1 में पढ़ता है, जिसका पॉकेट अलाउंस है ₹100, तो वो डाटा तो है पर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमने कुछ एक बेसिक कंसेप्ट डाटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर लेक्चर्स में हम इन बेसिक कंसेप्ट्स को और डीप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।